डियर स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं नेक्स्ट सेट। और जितने भी सेट्स आपको दिए जा रहे हैं इन सभी को पढ़िए, बढ़िया तरीके से तैयार करिए। और हम आपको हर सेट को समझा रहे हैं। इससे पहले 2 सेट करवा दिए गए हैं, ये तीसरा सेट आप देख रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका एक पैसेज आएगा जिसको आपको पढ़ना है, और इसे 3 क्वेश्चन, मात्र 3 क्वेश्चन इस पैसेज से पूछे जाएंगे, जिसके आंसर्स आपके सामने एमसीक्यू के रूप में रहेंगे। बस आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर जो है, मीन वाइल माई फ्रेंड हैड नोट चीज टू वरी अबाउट मी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा सा पैसेज है ये, मोहनदास करमचंद गांधी का ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है। यहाँ पे बोला मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच मेरे दोस्त ने मेरी चिंता करना बंद नहीं, हैड नोट चीज, ठीक है, चिंता करना बंद नहीं किया था। He love for me led him to think that if I persisted in my objection to meat eating, तो यहाँ पर मेरे प्रति उसके प्रेम ने उन्हें या उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर मैं मांसाहार यानी कि मैंने मांस आहार ले लिया, तो आई शुड नॉट ओनली डेवलप ए वीक कॉन्स्टिट्यूशन बट शुड नेवर फील एट होम इन इंग्लिश सोसाइटी। तो अगर मैंने मांसाहार जो है क्या कर लिया, अगर मैं मांसाहार ले लिया तो मैं न केवल कमजोर संविधान विकसित कर पाऊंगा, बल्कि अंग्रेजी समाज में या अंग्रेजी साम्राज्य में जो है, सोसाइटी में क्या है, घर जैसा भी महसूस नहीं करूंगा, फील एट होम नहीं महसूस करूंगा। ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी, और इसीलिए उन्होंने मेरे को सुधारने का एक आखिरी प्रयास किया। ही वन ही वन डे इनवाइटेड मी टू गो टू द थिएटर, उन्होंने या उसने जो है मुझे एक दिन नाटक के लिए जो है जाने के लिए आमंत्रित किया। बिफोर द प्ले वी वर टू डाइन टुगेदर एट द हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट। और जो है यहाँ पर बोला गया है कि नाटक से पहले जो है हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट में हम साथ में हम भोजन करने टू डाइन, ठीक है। और इट वाज ए वेरी बिग कंपनी ऑफ डिनर्स इन द मिडस्ट ऑफ विच माई फ्रेंड एंड आई सेट शेयरिंग ए टेबल बिटवीन अस। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यह जो था ना, ये बहुत बड़ी कंपनी का रेस्टोरेंट था, जिसके बीच में मतलब जिसके अंदर हम गए थे, और हमने एक ही टेबल जो है साझा किया था, शेयरिंग ए टेबल। द फर्स्ट कोर्स वाज सूप, जो पहला खाना दिया गया था, कोर्स जो दिया गया था वो सूप था। आई वंडर्ड व्हाट इट माइट बी मेड ऑफ बट डेयर नॉट आस्क द फ्रेंड अबाउट इट। और जो है ये जो सूप दिया गया था, इसके लिए क्या था कि मैंने सोचा कि ये किस चीज़ से बना होगा, इसके लिए मैं अपने दोस्त से जो है पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। ये महात्मा गांधी ने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। आई देयर समोन्ड द वेटर, तो यहाँ पर उसने क्या करा कि इसलिए मैंने वेटर को बुलाया। माई फ्रेंड सॉ द मूवमेंट एंड स्टनली आस्क्ड अक्रॉस द टेबल व्हाट द मैटर वाज। और जो मेरे दोस्त ने मेरे हलचल को, यानी जो मैं कर रहा हूँ उसको देखा, और उसने बिल्कुल जो है कैसे सख्ती से, स्टनली मतलब सख्ती से पूछा कि मतलब आपको क्या मतलब है दिक्कत, मैटर क्या है, भाई बात क्या है। विद कंसिडरेबल हेजिटेशन आई टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू इंक्वायर इफ द सूप वाज ए वेजिटेबल सूप। तो मैंने जो है कंसिडरेबल हेजिटेट के साथ, यानी कि हेजिटेट मतलब होता है कि जैसे कि हिचकिचाहट के साथ, तो काफ़ी हिचकिचाहट से मैंने उससे पूछा या मैंने उससे कहा कि मैं ये जानना चाहता था कि क्या ये सूप सब्जी की है। बस इस तरह से ये छोटा सा पैराग्राफ दिया है। अब इसके प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे और जो चीज़ें पूछी जा रही हैं उनके आंसर्स हम देंगे। समझ में आ गया पैसेज तो आपको? और जो है यहाँ पे लिखा भी है, टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। तो हु इज द नरेटर इन द अबव पैसेज, तो इसका नरेटर कौन है इस पैसेज का? तो अभी आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, नरेटर मतलब इस पैराग्राफ को कौन बता रहा है, किसी के सामने कौन रख रहा है, तो आपको अच्छी तरह से पता है गांधी जी की बायोग्राफी है, तो गांधी जी ने खुद इसको जो है पैराग्राफ को रखा है। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ए वाला जो है ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो प्रश्न है इसमें नेक्स्ट जो है, गांधी जी वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरिज्म ओनली और हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, ओनली ए और बोथ ए एंड बी। अब आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो देखिए, वो इंटरेस्टेड थे वेजिटेरियन में, ठीक है, उनको वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी खाना पसंद था, और हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग, और उनको ऑब्जेक्शन था मीट खाने से भी परहेज था। तो यहाँ पे आंसर दोनों ही ए और बी सही लग रहे हैं, तो हमारा आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, और यहाँ पर जो है आपका तीसरा प्रश्न इसी पैराग्राफ से, द वर्ल्ड स्टर्नली मीन्स हेयर या हेयर मीन्स, तो मैंने अभी आपको बताया स्टर्नली मतलब होता है स्ट्रिक्टली, सख्ती से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्ट्रिक्टली हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, तो यहाँ पर जो है आपका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस तरह का पैराग्राफ आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम क्वेश्चंस के आंसर्स को पिकअप करेंगे और पैराग्राफ को समझेंगे, तो सारे आंसर्स आसानी से बनेंगे। बिल्कुल घबराओ मत, बढ़िया पेपर आने वाला है, और बिल्कुल टेंशन फ्री बढ़िया से पढ़ते रहो। समझ जाओ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जो ये पेपर्स दे रहे हैं इसको समझ जाओ, उसके बाद आपको टेंशन नहीं होनी है। और इसके बाद में एसएसटी की भी आपको जो है क्वेश्चंस दिए जाएंगे सारे के सारे। चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग। अब जो है पैराग्राफ खत्म हुआ, पैराग्राफ के बाद में 4 से लेके 8 तक के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको डायरेक्ट आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे रहेंगे। आई विल कम होम व्हेन आई डैश वर्क,
तो आई विल कम होम व्हेन आई डैश वर्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, फिनिश हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा, विल फिनिश होगा, विल हैव फिनिश्ड होगा, क्या होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क, ठीक है। तो यहाँ पे केवल सिंपल फिनिश लग जाएगा, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है इसको देखिए, पांचवा प्रश्न, इफ यू कैन नोट रीड एंड राइट यू आर, जब तुम लिख नहीं सकते हो और पढ़ नहीं सकते हो तो आप क्या कहलाओगे, तो आप कहलाओगे अनपढ़, और अनपढ़ को बोलते हैं इलिटरेट, लिटरेट को पढ़ा लिखा बोलते हैं और इलिटरेट को अनपढ़ बोलते हैं, गंवार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इलिटरेट। इसके बाद आइए छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन जो है यहाँ पर जंबलिंग वर्ड दिया गया है, इसको सही आपका देगा, द रोड ऑफ ओवे वी रूल्स द मस्ट, तो इसका एकदम सही वर्ड कौन सा है इसमें से आप देखोगे तो यहाँ बन जाएगा वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, हमारा सी ऑप्शन कर लीजिए करेक्ट। इसके बाद हम सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवें प्रश्न में क्या पूछा गया देखिए, देखिए ध्यान रखिएगा, जो पैटर्न बता रहा हूँ इसको समझ लीजिए तो सबसे आसान होगा, और जो जो सेट मैंने करवाए हैं उनको ढंग से पढ़ना, सब कुछ मैं बताता गया हूँ हर चीज में, तो आपके 4 से 8 क्वेश्चन जो है आपके अंडरस्टैंडिंग में आएंगे। तो छठा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सातवें क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे कौन सा जो है करेक्टली स्पेल्ड है ये बताना है आपको, ध्यान रखना है। आपसे पूछा गया कि करेक्टली स्पेल्ड, यहाँ पे ये नहीं बोला कि कौन सा स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे कौन सा करेक्ट स्पेलिंग है वो पूछा गया है। ध्यान रखना, क्वेश्चन घुमाया जाता है, आपको प्रैक्टिस कर लिया और एग्जामिनर थोड़ा सा आपको घुमा देता है, आप तो सोचोगे यार इसने तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा गलत है, तो आप गलत वाले पे निशान लगा दोगे, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सही है उस पर निशान लगाओ। तो सातवें प्रश्न का क्या आंसर होगा आप देखोगे, यहाँ पे नॉलेज लिखा है, ये स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे नॉलेज की स्पेलिंग ये सही है, और सर्वेंट में आप जानते हो सर्वेंट होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर वी ई एन टी नहीं होगा, यहाँ पर आपका नॉलेज जो है पूरा एकदम सही है, तो बी ऑप्शन जो है इसका सातवें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इसके बाद आइए आठवें प्रश्न में, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तो तुम्हारी घड़ी में समय क्या हुआ है, तो यहाँ पर हम कौन से ऑप्शन को फिलअप करेंगे जो ये सही वर्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, क्या होगा बाय योर वॉच, आप बोलते थे इनटू, आप मैक्सिमम बच्चों ने सोचा होगा व्हाट इज द टाइम इनटू योर वॉच, यही लिखते तो ये हो जाता गलत, तो यहाँ ध्यान रखना है, आठवें प्रश्न का आंसर समझ लीजिए और यहाँ पे हो जाएगा बाय योर वॉच, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 9 से 10 नंबर तक क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं और यहाँ समझते हैं, anyone could ramble on and leave big spaces between the worlds, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये आपको कीजिंग वाला जो चैप्टर है ना उससे दिया गया है। अब आपको इस कीजिंग वाला देखो, यहाँ पे कीजिंग आ गया ना, तो यहाँ पर आपको इस चैप्टर के हिसाब से जो है आंसर्स को पिकअप करना है, और यहाँ पे जो छोटा सा पैराग्राफ दिया है इसको पढ़ोगे और 9 नंबर और 10 नंबर क्वेश्चन के आंसर इस पैराग्राफ से हम देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन पूछा है, मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड टू एनए द टास्क ऑफ, तो मिस्टर कीजिंग ने कौन सा टास्क जो है असाइन किया था, कौन सा काम जो है एनए को दिया था, ये आंसर आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस आपके सामने है 4, और आंसर हो जाएगा, उसने जो है कीजिंग ने उसको राइटिंग एसे का काम दिया था कि भैया एसे लिखो, पहले एनटी दिया था ना, तो ये आपका हो गया डी ऑप्शन करेक्ट। 10वां प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया है एनएस आर्गुमेंट अबाउट टॉकिंग टेकिंग वाज दैट, तो एनएस का आर्गुमेंट किसके लिए था, किस चीज को लेने के लिए था, तो यहाँ पर जो है कौन सा आ जाएगा आंसर, तो यहाँ पर जो है वो एनए का आर्गुमेंट था, वो अपना क्या लेना चाहती थी, वो लेना चाहती टेकिंग इज ए स्टूडेंट स्ट्रेट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, टेकिंग इज ए स्टूडेंट स्ट्रेट, ठीक है, तो टेकिंग नहीं है ये टॉकिंग है, यहाँ पे आपका देखें स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, टॉकिंग है, टॉकिंग, ठीक है। एन एस आर्गूमेंट अबाउट टॉकिंग वॉज दैट, तो टॉकिंग वॉज दैट यहाँ पे आ जाएगा आपका टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट, ठीक है, ये स्टूडेंट्स का ट्रेट होता है, टॉकिंग तो भाई है ही, वो तो जानती है वो, इसीलिए। इसके बाद आपका 11वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है, विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, तो मंडेला ने कौन सी पार्टी को ज्वाइन किया था, क्या आंसर हो जाएगा, तो उसने जो है नेशनल अफ्रीकन पार्टी ज्वाइन किया था, या नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, या इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, और कौन सा इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा उसने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 12वें क्वेश्चन पाइए, वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडीज, तो यहाँ पे राजवीर और प्रांजल कहाँ स्टडी करते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, वो राजवीर और प्रांजल जो है वो दिल्ली में स्टडी करते थे, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना एमसीक्यू थोड़े से आपके घुमा सकते हैं क्योंकि पार्ट के 20 में से उठ रहे हैं। इसके बाद जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, हाउ ओल्ड वॉज सिद्धार्थ व्हेन रिनाउंस्ड द प्रिंसली लाइफ, जब उसने बौद्ध धर्म लेने के लिए करा था, प्रिंसली लाइफ जो है ना अपना छोड़ा था, तो उसकी उम्र क्या थी ये आपको बताना है, जो अपने राजकुमार की जो है उसको, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, कितनी एज पे छोड़ा था उसने, तो आंसर हो जाएगा हमारा वो था 25 का, ठीक है ना, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पहले आपको ये छोटा सा जो है आपको दिया गया है एक पोएम, इस पोएम को पढ़ना है और इसके बाद में 14 और 15 नंबर दो क्वेश्चन इसके आंसर देने, क्वेश्चन नंबर 14 से 15 तक इस पोएम के हिसाब से। पहला है हु कंपोज द लाइन्स अबव लाइन्स, तो यहाँ पे जो लिखी गई लाइनें हैं ये किसने लिखी हैं, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसके लेखक जो है वो है आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। और देखो कभी कभी क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप अगला क्वेश्चन पढ़ लेना, डायरेक्ट नहीं कि इसको पढ़ लिया और फिर आपने आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन जैसे ही पढ़ोगे ना आपको याद आ जाएगा कि चैप्टर कहाँ से लेगा। देखो द पोएट वाज इन ए प्लीजेंट मूड, प्लेफुल मूड, रफ मूड और सैड मूड, तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अरे पोएट वाला जो उसका मूड खराब था वो तो वही है भाई, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और वहां पर जो है क्रो ने करा था, उसके ऊपर वो बर्फ का टुकड़ा गिरा दिया था, तो वो वाला जो है ये क्या है आपका चैप्टर है। तो आप आसानी से बता सकते हो कि अब आंसर हमारे को मिल गया है। तो इस तरह से आप जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करो तो ऊपर नीचे के एक दो क्वेश्चन जरूर चेक करना है आपको। तो क्या आंसर हो जाएगा 15 नंबर का, अब तो आप बता ही दोगे वो कैसा था उसका मूड। द पोएट वाज इन ए मूड, तो वो पोएट किस मूड में था ये आपको बताना है। तो पोएट जो था वो आपके सैड मूड में था या प्लेफुल मूड में था, आप बताइए आंसर। तो यहाँ पे आ जाएगा उसका पोएट जो है वो कैसा था, उसका जो है मूड चेंज था, सैड मूड था ना। यहाँ पे जो है आपका सैड मूड करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसका चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर जो है मिसेस पम्फेरी वाज ए, मिसेस पम्फेरी कैसी थी, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन तो हमारे पास आंसर आ जाएगा सी वाज ए रिच लेडी, रिच लेडी, तो यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। अमीर थी तभी तो उसने टिकी के साथ साथ में उसको मीट वगैरह वाइन्स वगैरह देती थी डॉक्टर्स को। और 17 क्वेश्चन है डैश इनकरेज्ड ए ब्राइट्स इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, किसने उसका इंटरेस्ट जगाया था, तो आप सभी को पता है अच्छी तरीके से, ए ब्राइट को जो है उसके मदर के द्वारा जो है प्रोत्साहित किया गया था। इसके बाद है आपका नेक्स्ट रामलाल हैड डैश। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले वाले सेट में पूछा था मैंने कि भोली कौन से नंबर की लड़की थी, अब आपसे पूछा गया रामलाल के कितने बच्चे थे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन हैं, इसी तरह से बीच बीच में से क्वेश्चन निकलेंगे, ध्यान रखना है। तो उसके पास जो है उसके कितने थे, 3 बेटे और 4 बेटियां थी, राइट है। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, ये है इसका आंसर। और इसके बाद आइए 19वें प्रश्न पे। 19वां जो प्रश्न है इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखिए रिचर्ड इब्राइट वॉज एन डैश, तो रिचर्ड इब्राइट कौन था, वो था आपका साइंटिस्ट, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो है 20वां प्रश्न है इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेन्ड, तो किस प्रोफेशन में जो है लड़के को ट्रेन किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेन था वो, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, वो जो लड़का था वो ट्रेन था थेफ्ट में। इन विच प्रोफेशन प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेन्ड, तो यहाँ पे जो है थेफ्ट आ जाएगा यानी कि चोरी में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा 20वें प्रश्न का। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा गया है इसको देखिए, रीडिंग सेक्शन स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, यहाँ पर पहला पैसेज भी अनसीन है और रीडिंग सेक्शन में घुसोगे तो दूसरा पैसेज भी आपको जो ये पैसेज मिलेगा ये अनसीन मिलेगा। मोस्ट ऑफ द गर्ल बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज, ठीक है। तो बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो गरीब परिवार से बिलोंग करती है रूरल एरियाज में, इसीलिए जो है स्कूल नहीं जा पाती। व्हेन आस्क देयर पेरेंट्स वुड से दैट दे वांट देयर डॉटर टू बी एजुकेटेड, और जब उनसे पूछा जाता है तो उनके पिता क्या बोलते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके डॉटर्स जो हैं वो एजुकेटेड हों। दे स्टे एट होम बिकॉज their parents believe that the kind of education on offer is not appropriate for their daughters or because they feel the risk are too great। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि वो अपने बच्चों को यानी लड़कियों को जो है घर पे इसलिए रखते हैं पेरेंट्स कि उनको विश्वास है कि जो एजुकेशन दी जाती है वो उनके लिए सही नहीं है, और साथ ही साथ या तो जो एजुकेशन वो समझते हैं ये बहुत रिस्की है, मतलब उनके लिए रिस्की होता है, आना जाना दिक्कत होती है, इसलिए दोज रिस्क आर रियल, और वो रियल वो जो रिस्क है वो रियल है, आप भी जानते हो। गर्ल्स आर सेक्सुअली हरेस्ड समटाइम्स बाय देयर फेलोज स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाय स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू स्कूल, और ये सब कुछ जानते ही हो कि उनको जो है परेशान किया जाता है, कभी कुछ उनके साथ वाले स्टूडेंट के द्वारा, कुछ टीचरों के द्वारा, कुछ अनजान लोगों के द्वारा जब वो स्कूल की तरफ जाते हैं या स्कूल जाते हैं। और दीज प्रेशर्स आर सेंट्रल टू लो एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स, और यही प्रेशर जो है इसका मेन दिक्कत करता है जो है उसके रिटेंशन गर्ल, और लो जो एनरोलमेंट होता है मतलब बहुत ही कम लड़कियां जो है स्कूल जा पाती। पुअर्टी आल्सो प्ले इट्स पार्ट, तो गरीबी तो अपना जो है रोल निभाता ही है। इफ देयर क्लोथ आर टॉर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम, और उनके अगर कपड़े फट जाते हैं तो जिनके लड़कियां गरीब परिवार से है वो घर पे रहती हैं। इन सच केस दे आर फोर्स बाय द डिमांड्स ऑफ मॉडेस्टी एंड प्रोप्राइटी। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है, और इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल मिला के 7 नंबर का पैराग्राफ जो है ये बनेगा आपका। व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें मेरे हिसाब से तो नहीं लगता ऐसा कुछ आपको की दिक्कत होने वाला है, ठीक है। आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या होता है इसका प्ले इंपॉर्टेंट रोल, तो आप आसानी से बता सकते हैं, इसमें मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर भी मैंने जो आपको समझाया अगर आप समझ जाओगे तो, और ये इसके बाद दूसरा है गिव 2 रीजंस, और यहाँ पे व्हाट रोल डज पॉवर्टी प्ले इन द एजुकेशन ऑफ गर्ल, तो आप देखते हो पॉवर्टी क्या करती है, पॉवर्टी की वजह से जो है
एजुकेशन में जो लोग हैं ना भेजते नहीं, पेरेंट्स बिलीव क्या करते हैं कि पुअर्टी, मतलब मेनली हम कहेंगे पुअर्टी की वजह से जो है वो नहीं जा पाती हैं स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्चुअल में देखो, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू द पुअर फैमिली डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज, तो ये इसका आंसर आप सीधा सीधा लिख सकते हो, ठीक है। पुअर्टी क्या करती है, उनको जो है एजुकेशन लेने में बाधाएं पैदा करती है। गिव टू रीजंस व्हाई पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल, तो दे वांट देम टू बी एजुकेटेड। और जो है यहाँ पर मैंने आपको दोनों रीजंस पढ़ के बताए थे। पेरेंट्स के जो रीजंस हैं वो दो हैं, एजुकेशन ऑफ नॉट अप्रोप्रिएट उनके अनुसार नहीं है, साथ ही साथ जो है वो स्कूल भेजने का रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस, कीप इन प्लेस का मतलब क्या है इस पूरे पैराग्राफ में। और इसके बाद जो है आपसे एक और पूछा गया है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ द वर्ड पुअर, पुअर का अपोजिट क्या होता है सभी को पता है, तो ये अभी आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का, यहाँ पे हमारा जो है रीडिंग का था, एक पैराग्राफ आया, उसके बाद राइटिंग सेक्शन शुरू हुआ। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड बर्थडे पार्टी, और राइट एन एप्लीकेशन। अगर आप ये बर्थडे पार्टी वाला नहीं लिखना चाहते तो और ऑप्शन में है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फीस। और जो है इसमें से कोई एक ही करना है, 4 नंबर दे जाएगा आपको। और तीसरा प्रश्न जो है, यू आर कदम्बरी ए रिपोर्टर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया और यू वर एन आई विटनेस टू द लॉन्च ऑफ VRI, ए कंपेनियन फॉर कम्युनल हार्मोनी ऑफ स्पार्ट, और लीडिंग क्रिकेटर्स ट्राई टू क्रिएट हार्मोनी बाय मीटिंग चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय द गोधरा रायोट्स, राइट रिपोर्ट। तो गोधरा में जो कांड हुआ था उसके हिसाब से जो है आपको रिपोर्ट जो है यहाँ पर बनानी है। रिपोर्ट राइटिंग इतना आसान नहीं होता है, अगर आपसे रिपोर्ट राइटिंग नहीं होती तो उसके अथवा पार्ट को जरूर कर लेना, जिसमें आपको एसे वगैरह मिलेगा। तो राइट एन एसे ऑन द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, जिसमें आपका इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे आपको पिक्चर ही मिले, बिना पिक्चर के भी डायरेक्ट वो पूछा जा सकता है। तो आपने पीछे वाला मैंने सेट आपको दिखाया था, उसमें पिक्चर था, इसमें है डायरेक्ट आपको बोल दिया इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ पे आप जो है क्या लिखना है, एक छोटा सा आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल योगा के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। मैंने पीछे वाले सेट में आपको बताया था एनुअल डे सेलिब्रेशन के ऊपर, ब्लड डोनेशन कैंप के ऊपर भी आर्टिकल हो सकता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ग्रामर सेक्शन आते हैं, ग्रामर सेक्शन सॉल्व करते हैं, इसमें सॉल्व करना जरूरी है आपके लिए। राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू मी वॉश योर फेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ही तो ही रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा ही एडवाइज मी टू वॉश माई फेस, ही एडवाइज मी टू वॉश माई फेस। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आसानी से, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या है, बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, बोल तो हम देते हैं लेकिन आप लिख नहीं पाते, तो यहाँ पे हो जाएगा ही एडवाइज मी। मैं यहाँ पे इसका आंसर जो है कहाँ पे लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लीजिए, नोट करिएगा। ही एडवाइज, अच्छा कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कर लेना आप, ही एडवाइज्ड मी टू वॉश माई फेस, ठीक है। ये आपका इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका आंसर। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है जो उसकी बात करेंगे, ये इसका आंसर हो गया, ही एडवाइज मी टू वॉश माई फेस। और यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग पेसिव वॉइस, तो दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज रिफ्यूज्ड टू गेट एडमिशन बाई दैम, ठीक है। ही वॉज रिफ्यूज टू गेट एडमिशन बाई देम। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो इसका भी आंसर लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ क्योंकि आप लोगों को लिखने में परेशानी होती है। यहाँ पे हो जाएगा ही was refused refused to get admission by them, ठीक है। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ही वाज रिफ्यूज टू गेट एडमिशन बाय देम। नेक्स्ट जो पार्ट है, यहाँ पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब इसमें क्या है, कहाँ पर कॉमा, कहाँ पे फुल स्टॉप, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कौन सा बड़ा आएगा कौन सा छोटा आएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है आपको देखिए, आई सेड टू माई मदर, तो आपको लिखना है जो इस तरह से लिख देंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके आंसर को। आई सेड, आई कैपिटल हो जाएगा इसमें क्योंकि पहले आप आई से स्टार्ट कर रहे हैं, आई सैड, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा टू माई मदर, टू माई मदर, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा लगा के चलना है, तो कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा। फिर आ जाएगा आपका प्लीज गिव मी 200 रुपीज। यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे कैपिटल ये नहीं आएगा क्या, कैपिटल आएगा, प्लीज प्लीज गिव मी 200 रुपीज, सही है, रुपीज एज आई विश, क्योंकि यहाँ पे पूरा आपको लिखना पड़ेगा, एज आई विश, एज आई विश टू परचेज ए डिक्शनरी, ए डिक्शनरी,
और जो है इसको आप फिर इन्वर्टेड कोमा में क्लोज करके और फुल स्टॉप लगा दोगे, ठीक है। इसमें आपको जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसको आप एक साथ में पूरा देखिए आंसर को। ये साइड में आप देख सकते हैं अब इस आंसर को। यहाँ पे आई सेड टू माई मदर प्लीज गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू परचेज ए डिक्शनरी। और यहाँ पे आई जो है कैसा होगा, छोटा होगा कि स्मॉल होगा, आई कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको पूरा का पूरा लिखना था। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आई सेड टू माई मदर प्लीज गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू परचेज ए डिक्शनरी। तो यहाँ पे पंक्चुएट करना है कि कौन सा बड़ा होगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया। इसके बाद ट्रांसलेट करना है आपको फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर जो है इसको इंग्लिश में आप आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हो, मेरे हिसाब से तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन में है, ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे और विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो सबसे पहले ईश्वर चंद विद्यासागर एक योग्य अध्यापक थे, तो आप क्या लिख देंगे, ईश्वर चंद विद्यासागर वॉज एन एबल टीचर, ठीक है। कई विद्यार्थी उनके पास पढ़ने आते थे, तो हम कह सकते हैं मेनी स्टूडेंट्स यूज टू कम टू स्टडी विद हिम, ठीक है ना। उसके बाद में है, और विद हिम या टू हिम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विद्यासागर ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए व्याकरण की एक पुस्तक लिखी। यहाँ पे विद्यासागर रोट ए ग्रामर बुक फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द स्टूडेंट्स। और इसके बाद है, उन्होंने शिक्षा की उन्नति के लिए अनेक कार्य किए। तो ही डिड मैनी थिंग्स फॉर द एडवांसमेंट या अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्न की तरफ। जो है आपका लिटरेचर सेक्शन, यानी कि बुक से जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके अब यहाँ पे शुरू होते हैं। और सारे बुक से अब आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सारे के सारे बुक से ही मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न, Why was Anne in tears when she left the Montessori school? एन्ने के आंखों में आंसू क्यों थे जब उसने अपने मॉन्टेंसरी स्कूल को छोड़ा था, ठीक है। तो ये आपको बताना है। अगला, इसी में और पार्ट भी है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कोर्ज। तो आपसे पूछा गया है कोर्ज के वन्य जीव का जीवन का जो है वहाँ का वर्णन कर देना। इसी के बी पार्ट में आपको क्वेश्चन आएगा, आपको या तो ए पार्ट करना है जिसमें और अथवा भी आएगा, और बी पार्ट में भी अथवा आएगा, तो इसमें से भी कोई एक। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन वॉज वॉली। तो यहाँ पे पूछा गया है जो वली थी वो किस प्रकार की पर्सन थी या व्यक्ति थी, है ना। और उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, वॉट, इसी में और है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन। तो आपको पता ही है इसका क्या आंसर हो जाएगा, यानी कि मंडेला के हिसाब से, ठीक है, मंडेला के राय से किसी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या है, ये आपको बताना है। आपको पता ही है कि वेल्थ जो है नेशन का कौन है, उसके पीपल है, और इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे जो है आपको ए और बी दे रखे, इसमें से कोई एक ही करना है। व्हाट डज मंडेला थिंक अबाउट द पेट्रोइट्स। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि मंडेला जो है देशभक्त के बारे में क्या सोचते थे। इसके बाद जो है कैन दे बी रिपेड, और जो है ये पूछे क्या उन्हें चुकाया जा सकता था। और उसके बाद बी पोर्शन में पूछा गिव ए ब्रीफ स्केच ऑफ एन एज लाइफ। तो एन ए लाइफ जो है ना, एन ए के जीवन का संक्षिप्त विवरण आपको देना है। इसके बाद आइए सातवें प्रश्न में, हु वाज अमांडा और व्हाट आइडिया डू यू फॉर्म हर थॉट द पोएम, ठीक है, थ्रू द पोएम। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया कि यहाँ पर अमांडा कौन है, ठीक है, अमांडा कौन थी और आप उसे किस विचार से जो है मानते हैं या बनाते हैं पोएम के अंदर, ठीक है। उसके बाद है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम द पोएम। आपको अपने लाइन लिखनी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप याद रखोगे। और सेंट्रल आइडिया लिखना है किसका, डस्ट ऑफ स्नो का, या फिर ए टाइगर इन जू का, या फिर एनिमल्स का। इसके बाद आइए आंसर एनी वन। अब इसमें से भी आपको एक ही का आंसर देना है। वाई डिड अनिल हायर हरि सिंह। तो हरि सिंह अनिल वाई डिड अनिल, अनिल ने हरि सिंह को क्यों जो है रखा था। और वाई वाज भोली हेजिटेटेड टू गो टू स्कूल। और भोली जो है हेजिटेट या हिचकिचाहट क्यों रखती थी स्कूल जाने में। और आंसर यानी 10वां जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर ट्रिकी इन डिटेल। तो जो आपका चैप्टर जिसमें ट्रिकी का नाम है, अब इसने डायरेक्ट नहीं दिया कि ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का पूछा, इसने ट्रिकी दे दिया ताकि आपको याद हो कि वो किस चैप्टर की बात कर रहा है। तो डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इसमें कौन सी है, ट्रिकी। और वो कौन सा है, आपका ट्रिकी ही है मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। उसमें डॉक्टर हैरियट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपका जो है मिसेस पम्फेरी भी नहीं है, ट्रिकी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो इसका जो है आपको कैरेक्टर बताना है कि कैसा था ये। और गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ माटिल्डा। तो माटिल्डा के आपको जो है चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। तो इस तरह का एक प्रश्न पत्र है। अगले कोड को हम जल्द से जल्द आपके पास पहुंचा रहे हैं। फटाफट इस कोड को देखें और तैयार करें। इंपॉर्टेंट सारे सीरीज में आपको दे रहा हूँ, बस इसको ध्यान से पढ़ो, समझो, और आप जाके अंग्रेजी का पेपर फाड़ के आओगे, कोई टेंशन नहीं होगी। जैसे साइंस और मैथ आपने तोड़ा था ना, उसी तरह से आप इसको भी तोड़ोगे। लेकिन विश्वास रखिए और आराम से काम करिए, शांति से पढ़िए, और रटने की प्रयास मत करना, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।